चलो, द वर्ड इज ग्रेविटेशन एंड दिस इज चैप्टर नंबर 8. चैप्टर 8 ग्रेविटेशन. चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? यूनिवर्स की किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, और वो बॉडीज में क्या है? मास होना है. क्या है? मास. तो सपोज दैट यूनिवर्स में हमारे पास दो बॉडी है, तो ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही हैं. ठीक है. और जो फोर्स है वही क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. आ रही बात समझ में? तो ग्रेविटेशन लिखो. ग्रेविटेशन मीन्स, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies, any two bodies in the universe. जैसे सन है, अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है. अर्थ है, मून को अट्रैक्ट कर रही है ना? मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है. बट एक यहाँ पे वर्ड आता है ग्रेविटी. तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अंतर क्या है? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में अंतर क्या है? सपोज करो ग्रेविटेशन ये है, तो ग्रेविटी इसका एक पार्ट है. मीन्स कि अगर ग्रेविटेशन में जो दो बॉडी हैं उनमें से एक बॉडी क्या हो? अर्थ हो, तो हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? ग्रेविटी. आ रही बात समझ में? तो इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वन ऑफ द बॉडी इज ग्रेविटी, वन ऑफ द बॉडी इज अर्थ. आ रही बात समझ में? चलो लिखो. ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the earth and any object lying on or near its surface. तो वहां पे वर्ड यूज कर लेते हैं ग्रेविटी. ठीक है. सपोज दैट दिस इज अर्थ एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. तो अब यहां पे हम बोलेंगे कि अर्थ की ग्रेविटी इसको इन्फ्लुएंस कर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी. ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इसमें एक ऑब्जेक्ट, जो फोर्स, बड़ी ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं वो क्या है? अर्थ. आ रही बात समझ में? अच्छा, अब एक और बात समझो. जैसे दो ऑब्जेक्ट आपने देखे होंगे, अगर चार्ज पार्टिकल है, प्लस या माइनस, ही अट्रैक्ट करता है. ठीक है. तो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लिए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं. तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, इस पे आ गया माइनस चार्ज, है ना? तो आपने पढ़ा ना, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो एक चीज एक्सचेंज हुई है इनके बीच में. क्या चीज एक्सचेंज हुई है? इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये दोनों एक आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. सिंपल सी बात है, दो लोग इंटरेक्ट कब करते हैं? व्हेन देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ समथिंग. तुमने मेरे से पैसे ले लिए और तो फिर इंटरेक्शन छोड़ दो, छूट जाएगा क्या? आदमी तो पोक करेगा ना, अरे भाई पैसे कब देगा, है ना? तो वेन एवर देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ समथिंग देयर विल बी इंटरेक्शन. क्लियर हो गई बात? ये आ रही बात समझ में? तो ऐसे ही दो बॉडीज ये अट्रैक्ट कर रही हैं एंड द फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. तो कुछ तो एक्सचेंज हुआ होगा जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना? तो ये आपस में जो एक्सचेंज करती हैं वो एक पार्टिकल है जिसका नाम लिखो ग्रेविटॉन. क्या? ग्रेविटॉन. तो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्यों लगता है? द रीजन इज दैट दीज बॉडीज एक्सचेंज अ पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटॉन. समझ में आया? ये इसमें क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एंड इधर पे ग्रेविटॉन. अब जैसे, हाँ, तो ये बॉडी है, ये अर्थ है. अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है एंड द फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी.
फेंकोगे ये वापस लौट के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक पार्टिकल ले रखा है, कौन सा? ग्रेविटॉन। आ रही बात समझ में? तो जाने नहीं देगी इसको ऐसे। क्लियर हो गई बात ये? हाँ चलो अब लिखो। तो हमने देखा कि अगर इसको फेंकते हो वापस नीचे आ जाता है, या कोई चीज़ ऐसे मैं ड्रॉप करता हूँ नीचे जा रहा है, देखो, है ना? क्लियर है? तो जब ये नीचे जा रहा है तो क्या ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है? नहीं, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है। इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, इसका मतलब है कि बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। तो अगला टॉपिक डालो, क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी पढ़ लिया ना? अब लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फ्री फॉल क्या होता है? क्या पढ़ना पड़ेगा? फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। लिखो, द मोशन ऑफ अ बॉडी motion of a body under the influence of gravity alone is called free fall। क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये मार्कर मैंने ऐसे छोड़ा है ना, तो इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है? ग्रेविटी। और कोई फोर्स नहीं है। देखो इधर आसपास कोई धागा वागा मैंने नहीं लगा रखा है ना, जिससे फोर्स लगा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, देन वी कॉल इट इज फ्री फॉल। फ्री क्यों बोला गया? फ्री फ्रॉम अदर फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटी। ठीक है? अब जब ये ऐसा छोड़ोगे तो वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तो लिखो एक्सेलरेशन produced in a freely falling body under the gravitational pull of the earth is called acceleration due to gravity। Acceleration due to gravity, represented as G। सरफेस पर कितनी वैल्यू है ना? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी ले ली गई है? ठीक है? अच्छा, फीट में अगर लिखा गया है तो कितना लोगे? फीट में दे रखा हो आंसर। फुट होता है ना, फुट, 1 फुट, तो फीट में ही हो जाएगी। चलो, तो ये अप्रॉक्सीमेटली है। और नियर द अर्थ सरफेस, ये कहाँ पे? नियर द अर्थ सरफेस हमको वैल्यू कितनी लेनी होती है? 9.8। फॉर इजी कैलकुलेशन वी टेक इट 10। और पोलर रीजन पे कितनी हो जाती है? पोलर रीजन पे 10 ली जाती है, चेंज होती है वहाँ पे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कैसे होती है, वो अलग बात है। ठीक है? अच्छा, अब लिखो वेट ऑफ द बॉडी। टॉपिक है वेट ऑफ द बॉडी। W क्या होता है? वेट, फोर्स है एक, ये क्या है? फोर्स। तो फोर्स कैसे निकलेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन कौन सा रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसी क्वांटिटी है ये?
वेट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आंसर किस में लिखा जाएगा? ये यूनिट कौन सी होगी? न्यूटन। ठीक है, so weight of the body is defined by the gravitational force. It is defined as the gravitational force with which the body is attracted towards the earth, with which the body is attracted towards the earth, towards the, और थोड़ा प्रिसाइजली लिख दो, कह दो, लिख दो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब लिखो, हाय अहम ठाकुर सर प्लीज व्हाट से। अब सुनो, तो ये एक फोर्स है तो हमको उसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, बोलो m इंटू, बोलो, लिख सकते हैं ना। अब टॉपिक डालो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू हिम, स्टेटमेंट लिखो, every particle in the universe attract, write down, every particle, statement क्या था वो लिख लो, statement, every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, distance between them। और एक चीज नोट करके लिखना कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन acts along the line joining the centers of the two bodies, इस बात को समझो। सर प्लीज नंबर क्या बताना है आपको? नंबर चलो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स दिस, देखो सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है ये m1, इसका ये सेंटर है, एक बॉडी ये है m2, इसका अंदर ना, ये मास m1, ये मास m2, ये बॉडी का सेंटर, इस बॉडी का सेंटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लेट्स से देख कितना है, r। ठीक है, तो न्यूटन ने ये बोला कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them। और ये फोर्स है ना, कैसा होगा? अट्रैक्टिव।
तो ये दोनों बॉडी अट्रैक्ट करेंगी इस तरीके से, और जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर होगा, ऐसे नहीं लगेगा ना ऐसे लगेगा, ठीक है, इसी लाइन के अलोंग लगेगा। और इसको लिखो यहाँ 1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इस पर भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आ रही बात समझ में? अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो क्या मिलेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया गया तो एक कांस्टेंट आ गया कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे ये जी हटा नहीं रहा, कंफ्यूजन के लिए आपको दिक्कत हो जाए। बोलो, समझ में आया? ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ध्यान से समझना इस बात को कि ये जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी की वैल्यू किसने निकाली और कितनी है? ठीक है, तो जी की वैल्यू एसआई यूनिट में लिखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर, लिखो कितना? 10 टू द पावर -11। अब ध्यान से सुनना, अगर यूनिट लिखना चाहो इसकी तो क्या लिखोगे? न्यूटन, ये इधर मल्टीप्लाई करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये दोनों मास है तो नीचे जाएगा क्या आएगा? केजी इंटू केजी मतलब केजी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू ये होगी, ये है एसआई यूनिट में। सीजीएस यूनिट में क्या होगी बताओ? सीजीएस यूनिट में बोलो, ध्यान से सुनना। सीजीएस यूनिट में क्या होगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर, न्यूटन क्या होता है? डाइन बनेगा, बोलो डाइन बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ग्राम स्क्वायर। बस हमें ये बस कन्वर्जन करना आना चाहिए। 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, मीटर स्क्वायर है मतलब 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर करोगे मतलब 10 टू द पावर 4, और नीचे क्या है? केजी, 1000 ग्राम होता है तो 1000 का स्क्वायर करोगे 10 टू द पावर 3 और उसका स्क्वायर करोगे मतलब 6 बनेगा। बोले तो ये कट के 2 और ये भी 10 टू द पावर, टोटल कितना आ रहेगा? 10 टू द पावर 3 का फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, है ना? 10 टू द पावर 3 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू द पावर -8 आ जाएगा। बस ये वैल्यू याद रखना। ये किस में हो गई? सीरीज में। इन -11 है, यहाँ पे -8 है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब किसने किया ये, किसने ढूंढी ये वैल्यू? राइट डाउन द नेम ऑफ दैट पर्सन, हेनरी कैवेंडिश। पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा था ये, लिख लो। इंग्लिश साइंटिस्ट, नेम इज हेनरी कैवेंडिश, राइट डाउन। इन्होंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है। तो व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये लॉ जो न्यूटन ने दिया है, कुछ तो सोच के दिया होगा ना, किसी चीज तो सोच के बोला होगा ना। So many of the results predicted theoretically on the basis of the law of gravitation are found to be closed agreement and the experimental observation. So the पहली चीज है कि rotation of Earth around the sun. So basically, what is the significance of this law? We can explain the rotation of Earth around the sun. We can explain the rotation of revolution of moon around the Earth and the tides. टाइड्स जानते हो क्या होता है? हाँ, ओशन में जो टाइड्स आ रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द
एक्सप्लेनेशन क्या है, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, और उसकी वजह से आ रही है। द टाइड्स आर फॉर्म्ड इन द ओशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, किसकी वजह से, मून एंड अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से टाइड्स आती है, ठीक है। फोर्थ वन इज द टाइम्स ऑफ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स जानते हो ना क्या होता है, ल्यूनर इक्लिप्स जानते हो क्या होता है, ल्यूनर वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, मून के लिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स और मून वाले को ल्यूनर इक्लिप्स, ठीक है। अच्छा, द ऑर्बिट्स एंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो हमारे अर्थ के आसपास क्या घूम रही हैं, सैटेलाइट्स घूम रही हैं, उनका रिवोल्यूशन भी किस लॉ से एक्सप्लेन किया जाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी एक्सप्लेनेशन कहां से आया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हो गया, ठीक है। अब लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ, राइट डाउन, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, vector form of Newton's law of gravitation. Suppose that we have a mass m1 and there is another mass m2, ठीक है। and the distance between them is r, तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ले रहे हैं r12, इस डायरेक्शन में होगा r21 कैप, यूनिट वेक्टर। फोर्स किधर लग रहा होगा, F12 इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू। तो जरा ध्यान से देखना, Newton's law of gravitation force on 1 due to 2 is given as G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है ना, वेक्टर का साइन चढ़ाया, तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, तो मतलब आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बोलो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ओके। तो F21 में बताओ क्या लिखोगे, G m1 m2 बाई r स्क्वायर वेक्टर 21, क्या बोलो, आया समझ में, क्लियर हुआ। अब तुम ये बताओ, ये यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम यूनिट रहेगा, 1 रहेगा, लेकिन दोनों का एरो अलग अलग जगह डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि R21 इज नेगेटिव ऑफ R12। तो जब ऐसा है तो मैं यहां रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस GM1M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर R कैप 12। बोलो क्या ये जो लिखा है, मैंने क्या लिखा है, R, देखो ये चीज है ना, सेम सेम है, तो क्या लिखा हुआ है, F12 जो होता है दैट इज माइनस ऑफ F12। क्या अपने इस चीज से न्यूटन का थर्ड लॉ वेरीफाई हो रहा है, बोलो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मींस ये दोनों ही बॉडी एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट कर रही हूं, इक्वल फोर्स है दोनों एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे, तो यहां से हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ भी वेरीफाई होता है। आई बात समझ में,
मतलब ये एक एक्शन हो जाएगा तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा, तो एक्शन रिएक्शन का एक पेयर बन गया। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? यस और नो, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। बोलो, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वेरी गुड, यही आंसर चाहिए था कि दोनों अलग अलग बॉडी पर लगते हैं। ये मैंने आपको बताई थी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जब मैंने थर्ड लॉ पढ़ाया था तो मैंने बोला था एक्शन और रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक पर एक्शन है लेकिन दूसरे पर रिएक्शन। आ रही बात समझ में? क्लियर हुई बात? ये तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, वरना कुछ बच्चे अरे इक्वल अपोजिट है, जीरो हो सकता है, कैंसिल कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए जी, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन पढ़ेंगे, और सारे वेरिएशन हम एक साथ ही देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके।